क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक। आज की वीडियो में बात करते हैं कि नौकरी कब स्विच करने का प्लान करना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ दोनों चीज़ें ऐसी हुई कि एक कई बार मैंने जल्दी नौकरी स्विच करा जिससे मेरे को नुकसान हुआ, और कई बार मैंने एक ही नौकरी में बहुत लंबा वेट किया जिससे मेरे को अगेन नुकसान हुआ। और अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मुझे लगा मैं वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो नौकरी कब स्विच करनी चाहिए, तो यार सबसे पहले तो ये है कि नौकरी हम प्राइमरी दो चीज़ों के लिए करते हैं, ठीक है। एक तो सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम करते हैं कॉम्पनसेशन के लिए, है ना। अगर आपको कोई बोल रही है कि भाई आपको जो सैलरी मिलनी है वो आपको हर साल हर महीने मिलती रहेगी, आपको ऑफिस नहीं आना है, जॉब नहीं करनी है, तो आप रेडी रहोगे इस चीज़ के लिए। तो सिर्फ पैसे के लिए इंसान प्राइमरी नौकरी करता है। जो दूसरी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट ये है कि उस कंपनी में आपको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, जो आपका काम आपको दिया जाता है क्या वो आपके मतलब का काम है या नहीं है, लोग वहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ये चीज़ डिफाइन करती है कि जो आपको सैलरी मिल रही है वहाँ पे उसमें आप कंफर्टेबल रहोगे, उसमें आपको मज़ा आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि आपको सैलरी कोई 3-4 गुना भी दे दे, लेकिन वहाँ पे आपकी अगर कदर नहीं है, अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, देन यू मे थिंक कि भाई ज़्यादा सैलरी मिल रही है, कोई बात नहीं, कोने में पड़े रहेंगे। बट ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट बिल्ट लाइक दैट। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो वेरी सून यू विल फेड अप एंड यू विल से भाई सुकून चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, तो ये नौकरी छोड़ देते हैं, है ना। दूसरी तरफ आपको कितना भी रिस्पेक्ट मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर क्या घंटे की नौकरी है वो। तो इन दो चीज़ों के लिए मेन हम नौकरी करते हैं, जिसमें पैसा और रिस्पेक्ट या काम अपने मतलब का करने के लिए, स्किल्स गेन करने के लिए, वो सब। तो यार आपकी कंपनी में अगर जो आपको कॉम्पनसेशन मिल रहा है वो आपको कॉम्पनसेशन लगता है कि यू डिजर्व मोर देन दैट, एंड व्हेन आई से यू थिंक यू डिजर्व मोर देन दैट, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने सोचा कि आपको मिलना चाहिए। देयर शुड बी सम रैशनल कि जैसे levels.fyi है या काफ़ी सारी वेबसाइट्स है जो आपको बताती हैं कि आपकी फील्ड के अंदर कितने साल के एक्सपीरियंस आपको है, उस हिसाब से आपको एट एन एवरेज कितना पैसा मिलना चाहिए, रेंज कितनी होनी चाहिए। अगर आपको उससे काफ़ी कम पैसा मिल रहा है तो आपको अपने एम्प्लॉयर से जाके नेगोशिएट करना चाहिए बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स कि भाई मैंने देखा है इतना पैसा मिल रहा है। और अगर नेगोशिएट आपका एम्प्लॉयर नहीं करता है और आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता है, तो फिर दो ही चीज़ें हैं यार। एक तो फिर चीज़ ये है कि आपके एम्प्लॉयर को लगता है कि आपका इतना वर्थ नहीं है, और अगर ऐसा है तो देन यू नीड टू गो बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ कि भाई ऐसा है या नहीं है। हर बंदे को पता होता है कि उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी कितनी कैपेबिलिटी है अपनी फील्ड के अंदर, और नहीं है तो फिर स्किल्स गेन करके उस लेवल पे आना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, सब लोग मेरे काम की तारीफ़ करते हैं और मेरे को काम ही बहुत अच्छे से आता है, मेरे कस्टमर मेरे से क्लाइंट मेरे खुश होते हैं मेरे काम से, तो मतलब आपका एम्प्लॉयर आपको चूतिया बना के पैसे वैसे बढ़ाने के नाम पे नहीं मान रहा है, तो फिर आई थिंक इट्स ए गुड टाइम टू बी इन द मार्केट और दूसरी जॉब ढूंढनी चाहिए। और दूसरी जॉब ढूंढने में खासकर आप अगर अमेरिका में है H1B पे मेरी तरह, तो डरना बिल्कुल नहीं चाहिए यार। मैंने तो यही सोचा है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, सोचते हैं कि यार अगर H1 ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, जब नई नई कंपनी में आएंगे तो रिस्क तो नहीं है कोई। तो ये सारी डरने वाली चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई फिलोसोफर हूँ, मैं भी पहले ये सब सोच के रहता था, तभी मैंने यहाँ पे आने के बाद काफ़ी लंबे टाइम तक एक ही कंपनी में काम मैं करता रहा। हालांकि मेरी कंपनी अच्छी थी, मैं वहाँ पे 5-6 साल मैंने काम किया, यहाँ पे आने के बाद 5 साल। तो लेकिन जब मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मेरे को सैलरी मेरी ठीक ठाक थी, मतलब कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन बहुत कम भी नहीं थी, लेकिन जिस तरह का मेरे पास काम था मेरे को मज़ा नहीं आता था करने। मेरे को था कि मेरे को हैंड्स ऑन तरह का काम चाहिए था, एटसेट्रा। तो फिर जब मैंने फाइनली डिसाइड किया तो फिर मैंने सोचा नहीं कि डरना नहीं है, मैंने कहा भाई ट्रांसफ़र करते ही निकल जाना। इनफैक्ट मैंने क्या किया था कि जैसे ही मेरा H1 ट्रांसफ़र फाइल हुआ, ट्रांसफ़र की रिसिप्ट आई, मैंने रिसिप्ट के बेस पे ही ज्वाइन कर लिया था। हालांकि उस टाइम तो काफ़ी ख़राब हिसाब किताब चल रहा था और पुरानी कंपनी ने मेरा H1 कैंसिल कर दिया, क्योंकि मैं वहाँ से छोड़ चुका था। नई कंपनी मैंने रिसिप्ट के बेस पे ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे मेरी RFE आ गई।
तो फिर और भी दिक्कत हुई। मेरे को था कि इसके बाद अभी लास्ट चांस है, RFA का रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं बात बनी तो फिर मेरे को इंडिया जाना पड़ेगा। हालांकि मेरा I-140 अप्रूव था, तो मुझे था कि फिर वापस भी आ सकते हैं वहाँ से, बट थोड़ा दिक्कत तो होता ही सब में। लेकिन इसी दौरान मैं डरा नहीं, मैं अपना काम कैरी ऑन करता रहा। इनफैक्ट मैंने एक कंपनी और उसी टाइम पे ढूंढी जो काफ़ी अच्छी कंपनी से मैं आज काम करता हूँ। मैंने फिर H1 ट्रांसफ़र किया और फिर वहाँ पे निकल गया, जिससे कि मेरे को ऑलमोस्ट 3 गुना का फ़ायदा मिल गया अपनी सैलरी में इस छोटे से ड्यूरेशन में। तो मैं यही कहूँगा कि H1 ट्रांसफ़र से डरो मत, और आजकल तो वैसे ही बहुत इजी मेरे को लग रहा है सब कुछ चल रहा है। और दूसरा, अगर आपके मन में कहीं ना कहीं आप इफ़ यू आर दैट मच कंसर्न, आप ट्रांसफ़र में ये भी होता है कि जब आपका H1 ट्रांसफ़र फाइल होता है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो जैसे आपको ट्रांसफ़र की रिसीप्ट या एक्नॉलेजमेंट मिल गई, यू आर फ्री टू लीव एंड जॉइन द न्यू एम्प्लॉयर, और यू कैन वेट फॉर द डिसीजन। तो जब आपका डिसीजन आ गया, लेट्स से कि खुदा ना खास्ता आपका डिसीजन आ गया कि आपका H1 ट्रांसफ़र नहीं लगा, दैट्स फाइन। योर करंट एम्प्लॉयर डजंट नो कि आपका कुछ पीछे बात चल रही है ट्रांसफ़र या दूसरी नौकरी की। यू आर स्टिल वर्किंग इन दिस एग्जिस्टिंग कंपनी, सब कुछ पहले से चल रहा है। लेकिन अगर सामने वाली कंपनी से आ गया कि भाई अप्रूवल आपका आ गया वीज़ा का, देन यूर ऑल सेट, आपको 3 साल का वीज़ा मिल गया, आप स्विच ईजिली कर सकते हो, है ना। अब नई कंपनी में जाने के बाद आपने आपको एस्टैब्लिश कैसे करना है, वो मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे मैं हमेशा छोटी कंपनी में काम करता रहा, लेकिन जब बड़ी कंपनी में आया तो मैंने अपने आप को कैसे एस्टैब्लिश किया, कैसे मेरे अप्रेजल्स वगैरह अच्छे हुए। लिंक सम वीडियोस हियर और विल पुट देम इन द डिस्क्रिप्शन, सो डू वॉच देम इफ यू गेट टाइम। और एक चीज़ और कि अगर आपका I-140 का फाइलिंग शुरू हो चुका है तो आई एम नॉट श्योर आजकल का इमिग्रेशन में मतलब स्टेटस क्या है, लेकिन मेरे टाइम पे ऐसा था कि जब आपको I-140 मिल जाता था, आपका अप्रूव हो जाता था, तो उसके बाद अगर 6 महीने से आप पहले छोड़ते हो तो पुराना एम्प्लॉयर आई थिंक आपका I-140 रिवोक कर सकता है। तो रिकमेंडेशन उस टाइम पे ये होता था, आई थिंक अभी भी यही होगा शायद, कि I-140 के अप्रूव अगर आपका हो गया उस कंपनी में तो आप 6 महीने वहाँ पे स्टे करो, 6 महीने पूरे होने के बाद आप निकल जाओ, ताकि जो आपकी प्रायोरिटी डेट है ग्रीन कार्ड की वो सेम रहेगी। जब आप नई कंपनी में जाओगे तो सारा प्रोसेस आपको दोबारा स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल जब मैंने छोड़ा था तो मैंने I-140 के जो 6 महीने के बाद छोड़ा था, और जैसे मेरे I-140 को अप्रूव हुए 2-3 महीने हो गए थे, मैंने तभी तैयारी करना शुरू कर दिया था बाहर निकलने की, कि अभी 1-2 महीने तैयारी करके इंटरव्यूज देंगे, उसके बाद जैसे ही नौकरी लगेगी वहाँ पे 1-2 महीने का नोटिस वगैरह चलेगा, तो उस टाइम तक मेरे I-140 को अप्रूव हुए 6 महीने से ज़्यादा हो चुके होंगे, तो मैं अपनी प्रायोरिटी डेट रिटेन कर पाऊंगा। और यही मैंने सेम एग्जीक्यूट भी किया। और उससे क्या हुआ, जब दूसरी कंपनी में गया तो उनको दोबारा स्क्रैच से पूरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना पड़ा मेरे ग्रीन कार्ड का। लेकिन वहाँ पे जब नई कंपनी में पूरा प्रोसेस फॉलो करके उन्होंने अप्रूवल लिया मेरे ग्रीन कार्ड का, तो जो मेरी प्रायोरिटी डेट पहले से पुरानी कंपनी से चल रही थी, आई वॉज एबल टू रिटेन दैट प्रायोरिटी डेट। तो ये था यार। तो नंबर 1, अगर कॉम्पनसेशन आपको अच्छा नहीं मिल रहा है बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, देन इट्स अ गुड इंडिकेशन कि आपका एम्प्लॉयर बाहर से लेके आ रहा है महंगे महंगे बंदे और आपको पैसे बढ़ा नहीं रहा है। तो जस्ट रिफ्लेक्ट बैक एंड मेक श्योर दैट यू हैव द स्किल्स। इट्स ऐसा नहीं कि आपकी स्किल्स आप गेन नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो मेरे को पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, वो तो फिर इट डजंट मेक सेंस। बट आपके पास स्किल्स हैं, आपका एम्प्लॉयर आपको पैसे नहीं दे रहा है, ट्राई टू नेगोशिएट। इफ नेगोशिएशन डजंट वर्क आउट देन यू शुड बी इन द मार्केट। दूसरा, थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज यही करना कि H1 से ट्रांसफ़र से डरना नहीं चाहिए। फिर भी आपको अगर कहने की डर लगता है तो वेट फॉर द H1B ट्रांसफ़र रिजल्ट, and once you get the transfer approved then switch। और फाइनली इन केस इफ आपका I-140 के प्रोसेस में आप अगर हो, और अगर आजकल के इमिग्रेशन में ऐसा होता है, विच आई थिंक ऐसा होता है शायद, कि I-140 के बाद 6 महीने वेट करो, उसके बाद स्विच करोगे, तो उससे क्या होगा कि फिर आपका प्रायोरिटी डेट जो है आप रिटेन कर पाओगे। बट आपकी कंपनी ने अगर अभी अभी I-140 का प्रोसेस स्टार्ट किया या बोल रहे हैं करेंगे, तो देन आई थिंक वो चीज़ उस पर कंसिडर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगले 2 साल आप वहीं पे निकाल दोगे कम सैलरी में, और आपका प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ ही हुआ है या होने वाला है। तो इससे अच्छा है कि नई कंपनी में जाओ ज़्यादा सैलरी पे, ताकि आप कॉम्पनसेशन भी आपका बढ़ जाए और वहाँ पे नई स्क्रैच से फाइलिंग स्टार्ट करा सकते हो। यहाँ पे सिर्फ तभी रुकना है जब अप्रूव ऑलरेडी ग्रीन कार्ड का I-140 हो चुका है, या बिल्कुल क्लोज आप स्टेज पे हो,
उस केस में। तो यार ये मैंने कुछ चीज़ें ध्यान में रखी थी, मुझे लगा मैं शेयर कर दूं, हो सकता है आपके किसी काम आ पाए। If you have any questions, comments or feedback, do not hesitate to put them into this video and I'll be happy to collaborate. Thank you so much.